मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा हम कर रहे थे क्लास 7 का चैप्टर 6 समास। समास हमने पढ़ लिया, इसकी परिभाषा भी कर ली है। आज हम करते हैं इसकी बची हुई एक्सरसाइज। तो प्रश्न उत्तर बेटा हमने कर लिए हैं। अब हमारी अगली एक्सरसाइज है, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। पाप पुण्य का विग्रह होगा पाप और पुण्य। नाम समास होगा इसमें द्वंद्व समास। घुड़सवार घोड़े पर सवार, क्योंकि क्या आ रहा है इसमें पर विभक्ति आ रही है तो तत्पुरुष समास। आजीवन पहला शब्द क्या है इसमें अव्यय, तो विग्रह हो गया जीवन भर और समास हो गया आपका अव्यय विभाव समास। नील गाय, गाय की विशेषता कि नीले रंग की गाय या नीली है जो गाय। कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें क्या आया है विशेषण और विशेष्य। दशानंद, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो क्या हो गया बहुव्रीहि समास। पंचवटी, पांच वटियों का समूह, पहला पद क्या आ गया संख्यावाची, इसलिए द्विगु समास। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, विभक्ति आ रही है तत्पुरुष समास। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, पहला पद क्या आ गया संख्यावाचक द्विगु समास। दाल रोटी, दाल और रोटी द्वंद्व समास। तिरंगा, तीन रंगों का समूह द्विगु समास। या हम अगर तीन रंगों का समाहार करते और अगर हम यहाँ पर भारत का तिरंगा करते झंडा, तो ये हो जाता बहुव्रीहि समास में। आगे है निम्नलिखित विग्रह से समस्त पद बनाइए तथा समास का नाम भी लिखिए। तो समस्त पद बना के समास का नाम लिखना है। हस्त यानी हाथ से लिखित, क्या हो गया हस्तलिखित, हाथ से लिखित हस्तलिखित हो गया इसमें तत्पुरुष समास। जेब के लिए खर्च, जेब खर्च तत्पुरुष समास। भीम और अर्जुन, भीम अर्जुन द्वंद्व समास। देह रूपी लता, देहलता कर्मधारय समास। चक्र धारण कर रखा है जिसने श्री कृष्ण चक्रधर, बहुव्रीहि समास। मरण तक, आमरण अव्यय विभाव समास। नीला कंठ है जिसका शिवजी, नीलकंठ बहुव्रीहि समास। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द समूह के लिए समस्त पद का प्रयोग करते हुए वाक्य पुनः लिखिए। रमेश रात ही रात में नेता बन गया, तो यहाँ पर रात ही रात है, इसका जब हम समस्त पद बनाएंगे तो क्या बनेगा रातों रात। और वाक्य को जब दोबारा लिखेंगे तो रमेश रातों रात नेता बन गया। कल हम राष्ट्रपति का भवन देखने गए, राष्ट्रपति का भवन क्या हो गया राष्ट्रपति भवन, तो कल हम राष्ट्रपति भवन देखने गए थे। पिताजी ने मुझे जेब के लिए खर्च दिया है, जेब के लिए खर्च जेब खर्च, तो वाक्य बना पिताजी ने मुझे जेब खर्च दिया। पेट भरकर खाना खा लिया, यानी भर पेट खाना खा लेना। उसके घर में माता और पिता रहते हैं, तो माता और पिता का क्या हो गया माता पिता, उसके घर में माता पिता रहते हैं। उत्तर का सही विकल्प चुनो। राजपुत्र में समास हो गया आपका राजपुत्र में राजा का पुत्र क्या हो गया तत्पुरुष समास। दाल रोटी में समास हो गया आपका द्वंद्व समास, दाल और रोटी। बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो बहुव्रीहि समास में होता है अन्य पद प्रधान, ना पहला ना दूसरा, कौन सा होता है अन्य पद प्रधान। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित का विग्रह कीजिए, जो रेखांकित शब्द है उसका विग्रह करना है। तुलसी कृत, क्या हो गया तुलसी से कृत या तुलसी द्वारा कृत। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। मेरा मित्र पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट से क्या हो गया पथ से भ्रष्ट, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। तो ये आपका बेटा समास का चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा संज्ञा। तो संज्ञा क्या है, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, चैप्टर 7 है संज्ञा। नीचे लिखे चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे शब्दों को वाक्यों को पढ़िए। ताजमहल आगरा में है, हाथी पानी पी रहा है, बच्चे गेंद खेल रहे हैं, बुढ़ापा कष्टदायक है। तो उपयुक्त वाक्यों में ताजमहल, आगरा, पानी, हाथी, बच्चे, गेंद, बुढ़ापा व्यक्तियों के, प्राणियों के, स्थानों, वस्तुओं तथा भावों के नाम है। ये शब्द क्या कहलाते हैं संज्ञा। तो संज्ञा का अर्थ क्या है नाम, संज्ञा का अर्थ क्या है बेटा नाम। तो संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, वस्तु की संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा क्या है किसी व्यक्ति का, वस्तु का, प्राणी या भाव के जो नाम है वो ही संज्ञा है। निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर संज्ञा को पहचाना जा सकता है। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं तो कुछ होते हैं अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक जैसे बच्चा, गाय, आदमी, रमेश, गीता आदि। अप्राणीवाचक में किताब, मकान, रोटी, रेलगाड़ी आदि।
कुछ संज्ञा शब्दों की गिनती की जाती है, कुछ की गिनती नहीं की जाती। आदमी, पुस्तक, केला की गणना की जाती है, इसलिए ये गणनीय है। हवा, प्रेम, बुढ़ापा की गणना नहीं की जा सकती, अतः ये अगणनीय है। संज्ञा शब्द वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक आदि की भूमिका निभा सकता है। जो संज्ञा पद है वो वाक्य में कर्ता का, कर्म का या पूरक आदि की भूमिका निभा सकता है। कैसे? जैसे रीमा खेल रही है, इसमें कर्ता क्या, संज्ञा क्या है? कर्ता के रूप में। दूसरा, सोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें पुस्तक है जो संज्ञा है वो कर्म के रूप में। रमेश छात्र है, ये किसके रूप में है? पूरक के रूप में। संज्ञा पद के बाद परसर्ग आ सकते हैं। संज्ञा के बाद में जो विभक्ति है, ने, को, से, में पर आदि विभक्तियां आ सकती हैं। जैसे राम ने फलों को डंडे से, कमरे में, मेज पर आदि। संज्ञा शब्द से पहले विशेषण का प्रयोग हो सकता है। संज्ञा शब्द है उससे पहले विशेषण का प्रयोग भी हो सकता है। जैसे जूता शब्द है जो संज्ञा है, इससे पहले विशेषण लगा काला। मकान से पहले नया, केले से पहले तीन और दूध से पहले कम। तो संज्ञा से पहले विशेषणों का प्रयोग हो सकता है। अब है संज्ञा के भेद। संज्ञा है मुख्यतः तीन भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं बेटा? तीन। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा पद से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि जिस संज्ञा पद से किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का बोध हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे राजन, शर्मिला, रहमान, जॉनसन विशेष व्यक्ति हो गए। कोलकाता, मुंबई, जापान, चीन विशेष स्थान हो गए। महाभारत, गीता, ताजमहल, गंगा विशेष वस्तु हो गए। वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्र कराया। तो इन तीनों ही वाक्यों में हमने सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का या वर्ग के सभी प्राणियों, सभी वस्तुओं और सभी स्थानों का बोध होता है। कि जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग के सभी प्राणियों का या सभी वस्तुओं या सभी स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे? कि जिससे आपको एक ही जाति के सभी लोगों का पता चले। जैसे गाय, यानी गाय में सभी प्रकार की गाय। आदमी, सभी आदमी। शहर, शहर में कोई सा भी शहर हो सकता है। पुस्तक, कोई भी पुस्तकें। तो वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग। जैसे खेतों में गाय चर रही है तो खेत हो गए और गाय हो गई। कमरे में मेज कुर्सियां हैं। दुकान पर खिलौने बिक रहे हैं। मैं आम, केला, तरबूज खाता हूँ। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है बेटा? कि इसके अंदर किसी जाति या वर्ग के सभी प्राणियों का, सभी वस्तुओं या स्थानों का नाम आता है। नेक्स्ट है आपकी भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ईमानदारी, मिठास, बुढ़ापा, चढ़ाई, शीतलता आदि। वाक्यों में भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा कष्ट देता है, ईमानदारी एक गुण है, आम में मिठास है, मकान की ऊंचाई देखो, पेड़ों की छाया शीतलता देती है। भाववाचक संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। बाकी का हम कल पढ़ेंगे बेटा। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है अच्छे से। थैंक यू। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class we have revised our 4th chapter of civics and today we start our history portion. So today we revise our first chapter of history, name, when, where and how. So let we continue our class with the exercise of this chapter. First, fill in the blanks. Medieval period lasted from 700 CE to 1800 CE. During the medieval period, India had trade relation with Arabia. By the end of 1000 CE, the Turks had invaded India. By the 12th century CE, Islam had become an integral part of India's cultural heritage. Fifth is, in North India, the medieval period was characterized by a long political struggle between the Palas, Pratiharas and
राष्ट्रकूटास, PALAS पालास, PRATIHARAS प्रतिहारास, RASHTRAKUTAS राष्ट्रकूटास. Now we do the true false. First is many popular Indian food items are a product of mixing of different cultures. True. Indo-Islamic architecture style can be seen in architectural masterpiece like the Taj Mahal. This is also true. The medieval period witnesses the emergence of commercial towns like Hampi and Muslipatnam. This is also true. Aryavrata means the land of Aryans. This is also true. The Puranas refers to the Indian subcontinent as Vindhyas. This is false. Now we do the matchups. First is Hind, Tabkat-i-Nasari, Saja region, Abdur Razzaq, Humayun-nama. Sindhland, Mina-ud-Siraj, Padsaba-nama, Persia, Gulbadan Begum. So first match to A, second match to B, third match to C, fourth match to D and fifth match to E. बेटा इनके जो सामने लिखे हुए हैं वो ही इनके करेक्ट आंसर हैं. Now we do the D part. Give one word. Decorative writing called calligraphy. CALLIGRAPHY. मतलब सुंदर डेकोरेटिव राइटिंग, जैसे आप कर्सिव राइटिंग में लिखते हो या आप डेकोरेट करके अपनी कॉपी के ऊपर फर्स्ट पेज को डेकोरेट करते हो, तो वो क्या है, आपकी कैलियोग्राफी है. लैंड बिटवीन विंध्यास एंड हिमालयाज, आर्यव्रता. ए फेमस कोर्ट क्रॉनिकल, अब्दुल फजल. ए ग्रेट संस्कृत एपिक, रामायणा. ए फेमस एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर, द ब्रॉन्ज डांसिंग शिवा. ठीक है बेटा, ये आपके वन वर्ड थे, एक बार रिपीट कर लेते हैं. डेकोरेटिव राइटिंग कैलियोग्राफी, लैंड बिटवीन विंध्यास एंड हिमालयाज आर्यव्रता, ए फेमस कोर्ट क्रॉनिकलर अब्दुल फजल, ए ग्रेट संस्कृत एपिक रामायणा, ए फेमस एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर द ब्रॉन्ज डांसिंग शिवा. नाउ वी डू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. आवर फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज name the clothing style that come into being in the medieval period. Answer is the clothing style that come into being in the medieval period was salwar kameez, kurta pajama, जरदोसी एम्ब्रॉयडरी. की क्लोथिंग स्टाइल क्या है उनकी, मिडाइवल पीरियड की सलवार कमीज है, कुर्ता पजामा है और एम्ब्रॉयडरी मतलब कि कपड़े के ऊपर जो धागे से या सिल्क के कपड़े, मतलब कि जैसे कपड़े के ऊपर आपने देखा होगा ना जरी की जो कढ़ाई हुई होती है, तो वो ही क्या कहलाती है, जरदोसी एम्ब्रॉयडरी कहलाती है. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पेंटिंग डिपिक्ट. आंसर इज डिपिक्ट थीम्स लाइक कोर्ट सीन्स, प्लेस सीन्स, मिथोलॉजिकल टेल्स एंड हंटिंग सीन्स. कि यहाँ के डेपिक्ट थीम क्या है, मतलब पेंटिंग की डेपिक्ट थीम क्या है, पेंटिंग बनाने की थीम क्या है. या तो कोई कोर्ट का सीन है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. देखिए ये हंटिंग इन मिडाइवल पीरियड, ये एक पिक्चर बनाई हुई है कि हंटिंग कर रहे हैं वो, ठीक है, जानवर को मार रहे हैं, तो ये पिक्चर बनी हुई है. तो ऐसे ही उनकी क्या थी, कोर्ट सीन्स थे, पैलेस सीन्स थे, मिथोलॉजिकल टेल्स थी या हंटिंग सीन्स थे. ये उनकी एक थीम होती थी किसी भी पिक्चर को बनाने की. आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमिस्टिमेटिक. कि न्यूमिस्टिमेटिक क्या होता है, तो आंसर इज, ये भी बेटा मैंने बुक में ही कराया था. न्यूमिस्टिमेटिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ कॉइन्स. ठीक है, आप ये शॉर्ट भी कर सकते हो या आपको थोड़ा लॉन्ग करना है तो आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो. एंड दिस स्टडी इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी एंड पॉलिसी ऑफ द मिडाइवल पीरियड. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द मॉन्यूमेंट्स दैट केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो जो मॉन्यूमेंट्स थे उनके बारे में अब हमें बताना है. सो आंसर इज द पुराना किला, रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दिल्ली, ताजमहल इन आगरा, बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजौर, हवा महल इन जयपुर. ये आपका फोर्थ का आंसर है. द पुराना किला, रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दिल्ली, द ताजमहल इन आगरा, बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजौर, हवा महल इन जयपुर. ये आपका फोर्थ
आंसर है। अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज फ्रॉम विच वी हैव बीन एबल टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड, कि उन आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बताइए जिनसे हम इस टाइम की जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। सो आंसर इज इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स और न्यूमिस्टिमेटिक्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। आवर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आर, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वर ऑब्जर्व्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ कल्चर, कि इस कल्चर के दौरान, मतलब कि जो फ्यूजन ऑफ कल्चर का मतलब है कि कई सारे कल्चर का जो मिश्रण होता है उससे हमें क्या चेंजेस, किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आंसर इज मैनी पॉपुलर इंडियन फूड आइटम्स आर ए प्रोडक्ट्स ऑफ मिक्सिंग डिफरेंट कल्चर्स, कि बहुत सारे जो पॉपुलर फूड आइटम्स हैं, इंडियन फूड आइटम्स हैं, उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फ्यूजन मिलता है कि मिक्सचर देखने को मिलता है, कि हमने बहुत सारी जो डिशेज हैं वो विदेशों से ली हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स लाइक सलवार कमीज, कुर्ता पजामा, बहुत सारे जो क्लॉथ्स के टाइप हैं जैसे सलवार कमीज है, कुर्ता पजामा है, ये भी हमने विदेशों से ही लिया है। इट ऑल्सो सीन इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और हम इसको क्या, इस फ्यूजन को किस में देखते हैं, इस मिश्रण को किस में भी देखते हैं, आर्ट और आर्किटेक्चर में भी देखते हैं, कला और कलाकृति में भी हमें ये देखने को मिलता है। इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, और धर्म के स्थान पे भी या धर्म की फील्ड में भी हमें मिश्रण देखने को मिलता है, कि जिस व्यक्ति का जो मन कर, जैसे कि हमारा भारत है वो एक सेकुलर कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यहाँ पे सारे धर्म मिलजुल के रहते हैं, तो ये भी एक फ्यूजन ऑफ कल्चर ही है। ठीक है, कल्चर्स का मिश्रण ही है। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोर्ट क्रॉनिकल्स, कि कोर्ट क्रॉनिकल्स के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। कोर्ट क्रॉनिकल्स आर एन इम्पॉर्टेंट एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड, कि कोर्ट क्रॉनिकल एक महत्वपूर्ण और टेक्सचुअल रिकॉर्ड है, मतलब कि लिखा हुआ रिकॉर्ड है। जैसे हम टेक्स्ट नहीं करते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, लिख के मैसेज करते हैं। ठीक है, आपने फ़ोन में देखा होगा ना टेक्स्ट मैसेज, हम कई बार कहते हैं टेक्स्ट कर देना, तो ये वही टेक्सचुअल रिकॉर्ड है कि लिखित रिकॉर्ड है। एग्जाम्पल तबकत आई नसारी, तिर्क आई फिरोज शाही, ये इसके एग्जाम्पल हैं। दीज रिकॉर्ड्स कंटेन हिस्ट्री ऑफ द रूलर एंड द रूलिंग डायनेस्टी, कि ये जो रिकॉर्ड हैं ये जो हमारे हिस्ट्री में, हमारे जो इतिहास में रूलर हुए हैं और उनकी जो डायनेस्टी चली है जो उनकी, कि उनके कौन कौन से वंशज हैं, कैसे कैसे उन्होंने राज किया, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। अबुल फजल वॉज ए फेमस कोर्ट क्रॉनिकल्स, और जो अबुल फजल है वो एक फेमस कोर्ट क्रॉनिकल था। आवर थर्ड क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि उन ट्रैवलर्स के बारे में बताइए जिन्होंने इस टाइम में भारत की यात्रा की। सो आंसर इज अल बरूनी, इबन बतूता ऑफ मोरक्को, निकोला कॉन्टी ऑफ इटली, अब्दुल रज्जाक ऑफ पर्सिया एंड अथेंसिस निकेटिन ऑफ रसिया वर सम ऑफ द फेमस फॉरेन ट्रेवलर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड, की ये सारे जो नाम हमने अभी बताए हैं ये वो विजिटर्स हैं, वो व्यक्ति हैं, जो वो ट्रैवलर्स हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स जो भारत के अंदर मिडाइवल पीरियड के अंदर आए थे। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिलीजियस लिटरेचर। अब हमें रिलीजियस लिटरेचर के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड द टू ग्रेट संस्कृत एपिक रामायणा एंड महाभारता वर ट्रांसलेटेड इनटू वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस। Moreover, the Bhakti and Sufi movements were becoming popular. Many poems written by these sons also provide valuable information of the time. कि इस टाइम में दो ग्रंथ थे मेन, रामायण और महाभारत, जो बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुए। अब भक्ति और सूफी मूवमेंट थे वो भी यहाँ पे बहुत पॉपुलर हुए, और बहुत सारे जो राइटर्स थे जिन्होंने, जो संत थे जिन्होंने अपनी पोयम लिखी थी, उसमें भी हमें इस टाइम के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देखने को मिलती हैं। तो बेटा मैंने ये 2-3 क्वेश्चन बुक में कराए हैं, तो आप इनको बुक में देख लेना।
I hope you understand the chapter very well. You revised your first chapter of history for your essay 1 examination. Thank you. Have a nice day. Students, this is for class 7th. Students, as you all know, we are doing a revision work. We are continuing with chapter number 4, articles. In previous video we discussed about the indefinite articles a and definite articles the, rules and regulations, but definite articles rules are left. Now let's continue with the definite articles. Now let's start on from the next page. Here are some rules are left which we didn't discuss yesterday, means in the previous video. Now let's start. Contain countries that contain a common noun. Example, the United States of America, the United Kingdom. Countries that have plural names. Example, the Netherlands, the Philippines. Students, these are the rules which are used for the word the article we are using with that. And students, also you know that I am reading these examples for you all because you are not reading clearly, so I am reading for you. Trains, ships and aeroplanes in सबके नाम. Religious communities. Awards and honors. Example, the Padma Vibhushan, the Oscar, the Nobel Prize for Peace. Titles. Example, the Prime Minister, the Principal, the CEO. Famous events, the Olympics, the World Cup. Seas, rivers, ocean, mountain ranges, groups of islands and canals. Example, the Arabian Sea, the Brahmaputra, the Indian Ocean, the Himalayas and etc. The is not used before individual islands. The individual islands के नाम के आगे use नहीं होता. Like Siret, Scilly, Sri Lanka, Malta. The is not used before these peaks or mountains. इन peaks और mountains के आगे भी the हम use नहीं करते. एवरेस्ट, कांचनजंगा, माउंट आबू, Olympus, Mount Kalashiya. Okay. Points and areas on the globe. Example, the prime meridian, the northern hemisphere. Forest, peninsulas, deserts and gulfs. Example, the great forest, the Indian peninsula are the examples of forest in that. The is also used with before ordinals and words such as first, last, previous, next, only, same with these. These are the examples, the last row, the previous chapter, the same, process, etc. With adjectives that refer to groups. Examples, the poor, the aging population, etc. To refer to the people of a particular nation or state, we example, the French, the Japanese, the Bengalis. With decades, examples, the in 1920s, the 60s. Before the system or service. Example, the press, the police, the navy. Before the units of measurement, जो यूनिट होती है मेजरमेंट की, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, इन सब के भी आगे हम द यूज़ करते हैं. बिफोर द नाउन्स शोइंग डायरेक्शन, द, ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, साउथ एक्सेट्रा. कोई भी डायरेक्शन हो सकती है वो. इन दीज एक्सप्रेशंस एग्जाम्पल्स ऑन द वन हैंड, on the other hand, to speak the truth, to read in or on the original. Example. Now on the basis of articles we are having a book exercise. Now look at the book exercise. Complete the paragraph by inserting the articles a and or the in the appropriate blanks. Priya was very excited about an upcoming Europe tour. Students, this first paragraph I have done. ये first paragraph में मैंने कर दिया है for you all, and the second one you have to do it on your own. This is the revision portion, and I would like to want to tell you that you
If you will do the second paragraph on your own, this is your book exercise practice. आपकी book exercise की practice भी हो जाएगी और आप इसको easily understand भी करेंगे. Okay students, it was a month away, but she could not stop thinking about it even for an hour. She was reading a lot about the places she would visit and was trying to understand the value price difference between a euro and a rupee. She had an MA in English literature and had studied the history of the locals and with deep interest. Thus she found an idea of being there and enchanting proportions. Okay students, now I have read first paragraph for you as the exercise I have done. Second, you have to do it on your own. Now let's start with the next topic, that is omission of articles. In the omission of articles, I would like to, generally we do not use articles before a proper noun. हम कुछ प्रॉपर नाउन्स के आगे आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते, देयरफॉर नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ. और कुछ नेम्स ऐसे हैं जिनके आगे हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते. एंड हियर वी हैव द points where we are not using the articles. Okay students, now you have to read it on your own. This is your homework also. If you want to because they are the short names and you can read easily also. Otherwise I will read for you. People, countries and continents, cities and states, days and months, season and festival, इन सब के आगे आप आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी आर्टिकल हो, ए, एन और द. लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, गेम्स, स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़, मील्स, आर्टिकल्स ऑफ फूड, डिजीज़, इन सब के आगे आपको कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना. We do not use articles with. कौन से वर्ड्स हैं जिनके आगे भी हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते. प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के आगे हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे नहीं करते. मटेरियल नाउन चाहे वो कोई भी है उनके आगे यूज़ नहीं करते. वर्ड्स लाइक सच एज फादर, मदर, एक्सेट्रा. We do not use articles with public institutions also. We are not using the articles within these for these purpose also. Now let's start from the next page, that is 44. We are having a book exercise on the basis of omission of articles only. This is the book exercise. I will tell you, strike out the articles in these sentences where they are not required. What you are going to do this in this exercise, आपको फाइंड आउट करने की जहाँ पे हमें आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने वहाँ पे हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें नीड है, द फ्रेंड्स हम यूज़ करेंगे यहाँ पे आर्टिकल. जहाँ पे नीड नहीं है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल फॉर द लंच, मील्स के लिए हम लंच नहीं द यूज़ नहीं करते. अभी हमने पढ़ा था, तो व्हाट डिड यू लाइक फॉर लंच, यहाँ पे द को हम ओमिट करेंगे, यानी कि यहाँ से द को हम हटा देंगे. हेयर अ क्रूबल डिजीज़, अ डिजीज़ के आगे भी हम यूज़ आर्टिकल नहीं करते. अभी हमने पिछले ही पेज पे पढ़ा था. सो वी विल द ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ पे भी हम ट्यूबरक्लोसिस के आगे द यूज़ नहीं करेंगे, as we discussed in the previous chapter, previous page. Okay students, so make sure that read all the rules which I have told you right now. This is your homework. You have to read all the rules and regulations and do this exercise and that paragraph exercise in your notebook. This is your homework. Okay students, thank you everyone. Good morning student, welcome to online class. This is Saroj from MLP International School. Student, nowadays we are doing our revision part. So we have already completed our exercises and nowadays we are doing our revision of question answer. So in this regard, continuously today we are going to do chapter number 8. So let us start for class 7.
So student, today we are just going to start the question answer of the affection of snakes, chapter number 8. So start. So see the first question. What unusual pet did grandfather bring one day? Why did he bring it? यानी कि जो है grandfather एक दिन जो है ऐसा क्या जो है पेट लेके आए, वो आपको इसमें बताना है. नंबर आंसर देखिए इसका. One day grandfather being an unusual pet that was 4 feet python that was displayed to the crowd. He brought it because he never resent buying unusual pet. There were many pet animal in the house. ग्रैंडफादर ने जो है जो अनयूजुअल यानी कि यूजुअल होता है जो आमतौर पे लोग पेट रखते हैं, लेकिन अनयूजुअल ऐसा कोई भी इसको नहीं रखता था. लेकिन ग्रैंडफादर जो है 4 फीट लंबे एक पाइथन को, जो कि एक जो है स्नेक चैम्बर उसे दिखा रहा था, उसको क्राउड को वो जो है उससे खरीद कर घर ले आए ताकि जो बाकी उनके पास पेट है उनके साथ उसको रखने के लिए. Now see the question number 2. How did grandmother react on seeing the python? Grandmother ने उस पाइथन को देखकर कैसा रिएक्ट किया? आंसर देखिए इस क्वेश्चन का. Grandmother came on the veranda after hearing noise. ग्रैंडमदर जो है आवाज सुनकर वरांडा में पहुंची. She nearly fainted. वो बेहोश होने वाली थी. At the sight of the python. पाइथन को देखने के साथ ही. Cruel round grandfather's throat. जो कि जो है ग्रैंडफादर के थ्रोट के चारों तरफ लिपटा हुआ था. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. Why did grandfather keep the python in the bathroom tub? ग्रैंडफादर ने जो है पाइथन को बाथरूम के टब में क्यों रखा? आंसर देखिए इसका. Grandmother tell grandfather not to let python in the garden and he went to the bazaar to look for the snake chamber. यानी कि ग्रैंडमदर ने ग्रैंडफादर से कहा कि पाइथन को आप गार्डन में मत रखिए और बाजार जा करके जो स्नेक चैम्बर होता है, चैम्बर है सांप पकड़ने वाला है, उसको देखो. Before that, grandfather took the python into the bathroom and placed it in the tub. और उसको ढूंढने जाने के पहले ग्रैंडफादर ने पाइथन को जो है बाथरूम में जाकर टब के अंदर रख दिया. Now see the question number 4. How did everybody understand that grandfather had not been able to find the snake chamber? यानी कि सभी लोगों को कैसे ये समझ में आ गई बात कि ग्रैंडफादर को अभी तक जो है स्नेक चैम्बर सांप पकड़ने वाला नहीं मिला. So see the answer of this question. When grandfather hurried off to the bazaar, जब ग्रैंडफादर जो है बाजार की तरफ गए, he had gone for about 2 hours. उसे गए हुए 2 घंटे हो चुके थे. To find the snake chamber, सांप पकड़ने वाले को ढूंढने के लिए. When he came back looking crestfallen, everybody understood that. जब वो वापस आए तो उनका चेहरा जो है लटका हुआ था, तो everybody understood. ऐसा देख करके सभी ये समझ गए थे कि ग्रैंडफादर हैड नॉट बीन एबल टू फाइंड द स्नेक चैम्बर. और सभी लोग ये चीज समझ गए थे कि ग्रैंडफादर को सांप पकड़ने वाला नहीं मिला. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट एक्सपीरियंस डिड आंट मैरी हैव इन द गार्डन? आंट मैरी को जो है गार्डन में क्या एक्सपीरियंस हुआ? अब इसमें देखिए आंसर इसका. आंट मैरी केम फ्लाइंग अप द वरांडा. आंट मैरी जो है वरांडे की तरफ उड़ती हुई भागी. स्टेप्स बिकॉज शी हैड सीन अ स्नेक ऑफ 20 feet लॉन्ग ऑन द गुआवा ट्री इन इवनिंग. अब उन्हें ये
आंट मेरी जो है ऐसे उड़ती हुई वरांडा की तरफ भागी। उसने जो है क्या देखा था, एक 20 फीट लॉन्ग सांप को देखा था गुआवा ट्री के ऊपर शाम को। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेयर डिड द नरेटर फाइंड द पाइथन ऑन मॉर्निंग, व्हाट वाज इट डूइंग, कि नरेटर को जो है पाइथन एक सुबह कहाँ मिला और व्हाट वाज इट डूइंग, और वो क्या कर रहा था। आंसर देखिए इस क्वेश्चन का, वन मॉर्निंग द नरेटर सॉ द पाइथन curled अप ऑन द ड्रेसिंग टेबल। एक सुबह नरेटर ने देखा कि पाइथन जो है ड्रेसिंग टेबल के ऊपर लटका हुआ है। गैजिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, जो कि मिरर में अपनी ही छवि को देख रहा है, इन द मिरर। So question number 7 देखिए, how did they try to trap the python? Did they succeed in their effort? कि उन्होंने पकड़ने के लिए क्या किया पाइथन को, और क्या वो अपने इस काम में सफल हुए। आंसर देखिए, grandfather prepared a large case with a mirror at one end. ग्रैंडफादर ने क्या किया, एक लार्ज जो है बड़ी केस बनाई और उसमें एक मिरर लगा दिया एक एंड पर। एंड इन द केस ही लेफ्ट अ जूसी चिकन एंड सेवरल अदर टेस्टी थिंग्स एंड ओपनिंग वाज फिटेड अप विद अ टैप। फिर क्या क्या, मिरर रख करके एक एंड में केस के अंदर जो है जूसी चिकन रखे गए और सेवरल ऐसी चीजें रखी गई जो कि स्नेक्स को पसंद थी। और उसके बाद क्या किया, एक फिटेड कर दिया ट्रैप, एक ट्रैप डोर। यस, अप विद अ ट्रैप डोर। यस, दे सक्सीड इन देयर एफर्ट बिकॉज फ्यू डेज आफ्टर पाइथन वाज इन द केज। और वो अपने इस काम में कामयाब हो गए थे क्योंकि कुछ दिनों के बाद जो है पाइथन उस केज में आ गया था। सो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो है ये लर्न करना है। और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आई विल जस्ट टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट, जो मैं हमेशा आपको बताती आई हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। Student, today's session in 7th class GK, I Priyanka ma'am revised chapter number 26. Our chapter name is Important Quotations. Student, these are some quotations, means कुछ ऐसे words हैं ये जो some personalities के through टेल किए गए थे और जो वर्ल्ड फेमस हो गए थे। ओके, फर्स्ट वन इज द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। तो ये कोटेशन किसकी है? आंसर इज ग्रे। ग्रे नाम के जो पर्सन है उन्होंने ये कोटेशन दी थी, द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। नाउ नेक्स्ट वन इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। मीन सुंदरता खुशी से ही आती है। तो ये कोटेशन किसकी थी? आंसर इज किड्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। मीन्स सर्दी आती है तो स्प्रिंग चली जाती है, मीन्स बसंत ऋतु है वो चली जाती है। तो ये कोटेशन किसने दी थी? शैले, SHELLY, शैले ने दी थी। नाउ नेक्स्ट वन इज रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। इसमें 3 थिंग्स आपको गिवन है कि रीडिंग से आदमी फुल बनता है, कॉन्फ्रेंस से रेडी मीन्स तैयार होता है वो, और राइटिंग से वो एग्जैक्ट बन जाता है। अंडरस्टैंड? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है लाइफ के, अगर आपको आगे बढ़ना हो तो रीडिंग, कॉन्फ्रेंस एंड राइटिंग। ओके, तो ये कोटेशन किसकी थी? आंसर इज बैकोन। नाउ नेक्स्ट वन इज आई केम, I saw and I conquered. That is the quotation of Julius Caesar. जूलियस सीसर ने ये कोटेशन दी थी,
I came, I saw and I conquered. Now next one is England expect every man to do his duty. इंग्लैंड ये एक्सेप्ट करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए। तो ये कोटेशन किसकी थी? लॉर्ड नैन्सल। नाउ नेक्स्ट वन इज ईस्ट इज द ईस्ट एंड वेस्ट इज द वेस्ट। ईस्ट ईस्ट है और वेस्ट वेस्ट है। तो ये कोटेशन किसने दी थी? आंसर इज रुडयार्ड क्लिपिंग। जो रुडयार्ड क्लिपिंग है उन्होंने ये कोटेशन दी थी, ईस्ट इज द ईस्ट एंड वेस्ट इज द वेस्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज बेटर टू रीजन इन हेल देन सर्विस इन हेवन। ये कोटेशन किसकी है? आंसर इज जॉन हिल्टन। जॉन हिल्टन ने कोटेशन दी थी। नाउ नेक्स्ट वन इज आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू। आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री मीन्स ये मत पूछो कि आपका देश आपके लिए क्या कर रहा है, ये पूछो कि आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। ओके, तो ये कोटेशन किसकी थी? आंसर इज JF कैंडे। JF कैंडे ने ये बहुत ही अच्छी कोटेशन दी थी कि आप ये मत पूछो कि आपका देश आपके लिए क्या कर रहा है, आप ये पूछो कि आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दिल्ली चलो। दैट कोटेशन इज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। जो आजाद हिंद फौज थी वो इन्होंने बनाई थी और ये उसके हेड लीडर थे। तो इन्होंने ये कोटेशन दी थी दिल्ली चलो। ये उस टाइम थी जब इंडिया को फ्रीडम फाइट चल रही थी, तब उन्होंने ये कहा था दिल्ली चलो, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग हैं वो इंडिया पर अपना जो अधिकार जमाते हुए वो दिल्ली तक पहुंच गए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज आराम हराम है। ये कोटेशन किन्होंने दी थी? द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ आवर कंट्री जवाहरलाल नेहरू। ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। जब इंडिया को फ्रीडम गोट हुआ तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो इन्होंने कहा था जब तक हमें फ्रीडम गेट नहीं होती तब तक आराम हराम है, मीन्स हमें आराम से नहीं बैठना है। ओके, ओनली थिंग यू हैव इट टू फियर इज फियर। ओके, तो ये कोटेशन किसने दी थी? रूजवेल्ट ने। ओनली थिंग यू हैव टू फियर इज फियर। दैट कोटेशन इज गिवन बाय रूजवेल्ट। ओके, तो स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो आपको एग्जाम के लिए लर्न करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Student, today's session of computer class 6 to 8, I Priyanka ma'am tell you about basic formula used in Excel. So let's start. Student, here formula in Excel. Our first formula is sum, then product, then upper, lower and average. तो स्टूडेंट ये फॉर्मूले हैं जो MS एक्सेल में कोई भी रिकॉर्ड कैलकुलेट करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं। और फर्स्ट वन इज सम। सम किस लिए यूज होता है? सम इज यूज टू कैलकुलेट सम ऑफ नंबर इन ए गिवन लिस्ट। आपके पास कोई लिस्ट गिवन है, उसमें फॉर एग्जांपल 10 नंबर्स है, उनका सम कैलकुलेट करने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? सम। और यूज कैसे करना है स्टूडेंट? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको सबसे पहले इक्वल टू यूज करना है। कोई भी फॉर्मूला विदाउट इक्वल टू के अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज इक्वल टू, देन आपको नंबर की लिस्ट राइट कर देनी है, नंबर 1 2 3 लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 नंबर है 10 20 एंड 30। तो आप इनका सम कैलकुलेट करने के लिए कैसे राइट करेंगे? इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट कैसे आती है कीबोर्ड में? शिफ्ट के साथ आपको ये ब्रैकेट वाला बटन है ये दबाना है। ओके, नाउ फिर 10 20 एंड 30। और ब्रैकेट को क्लोज करने की कोई नीड नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं। देन यू हैव टू प्रेस एंटर, तो आपका आंसर 60 आ जाएगा। आपको ये प्रैक्टिकली जो है कंप्यूटर में करके भी देखने हैं सारे फॉर्मूले और लर्न भी करने हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई। किसी भी नंबर्स की मल्टीप्लाई के लिए
आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल टू, देन प्रोडक्ट, देन नंबर्स की लिस्ट आपको राइट करनी है और फिर आपका आंसर आपके पास आ जाएगा. यू हैव टू प्रेस राइटिंग कंप्लीट फॉर्मूला देन एंटर. एंटर आपको फॉर्मूला कंप्लीट करने के बाद प्रेस करना है. नाउ नेक्स्ट वन इज अपर. इट इज यूज टू चेंज एनी टेक्स्ट और नेम इनटू अपर केस लेटर. कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी नेम है, उसको अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स में राइट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आपने एक रिकॉर्ड बनाया है लेकिन उसमें आपने बाय मिस्टेक जो है नेम है वो सारे आपने लोअर में टाइप कर दिए, मीन्स स्मॉल लेटर्स में टाइप कर दिए, तो आप उसको फॉर्मूला के थ्रू सेलेक्ट करके उस एरिया को उसमें सबको कैपिटल राइट कर सकते हैं. ओके, फॉर्मूला में आप डायरेक्ट नंबर भी राइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस लिस्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं जो नंबर आपको फॉर्मूला के अंदर डालने हैं, कोई भी नेम वगैरह इस तरह से. नेक्स्ट वन इज एंड देन इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको ये ब्रैकेट्स यूज करने हैं. इसकी मीन्स कई बार तो विदाउट ब्रैकेट हो जाते हैं एंड देन बट समटाइम अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लोअर. इट इज यूज टू चेंज एनी टेक्स्ट और नेम इनटू लोअर केस. मीन्स ये अपर का अपोजिट है. अगर आपका जो नंबर है नेम है वो कैपिटल लेटर में है तो आप उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं लोअर फॉर्मूले के थ्रू. ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज काउंट. इट इज काउंट नंबर इन ए गिवन लिस्ट. आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये नंबर्स गिवन है, इस तरह से कोई भी फॉर्मेट में नंबर आपको गिवन होगा तो आप उसको बहुत लंबी जो रिकॉर्ड है उसमें आप काउंट नहीं कर सकते कितने रिकॉर्ड्स है, तो आप उसमें काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे और आप काउंट इजीली काउंट कर सकते हैं. इक्वल टू काउंट, देन नंबर्स की लिस्ट है उसको सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा. ओके, फिर यहाँ पे कितने नंबर, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं यहाँ पे. Now next one is average. That is most important formula that is generally used to calculate the result system. Okay, result को बनाने के लिए इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होता है. Now next one, it is used to calculate average of number in given list. ये एवरेज काउंट करने के लिए यूज होता है. एवरेज स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपने मैथ्स में मीन निकाला होगा, इसी तरह एवरेज काउंट करते हैं. जो भी आपके पास नंबर गिवन है उन सबको ऐड करेंगे, देन जितने नंबर है उनको उतने से डिवाइड. फॉर एग्जांपल यहाँ आपको नंबर गिवन है 1 2 3, तो 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे, तीनों नंबर्स को यहाँ राइट करके ऐड करेंगे, तो यहाँ पे टोटल सम कितना हुआ 60 एंड देन उसको डिवाइड बाय 3, तो आंसर इज 20. इट मीन्स आपकी एवरेज कितनी है 20. तो ये आपका एवरेज निकालने का फॉर्मूला है. मैथ्स में इसको जब आप जो आपका स्टैटिक्स चैप्टर होता है उसमें मीन निकालते हैं तो उसी तरह एवरेज फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट ये 5 फॉर्मूले जो मैंने आज आपको कराए हैं आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम में एक्सेल में यूज करके देखने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनके जो सेंटेक्स है वो आपको एग्जाम के लिए लर्न करना है कि कैसे इनको राइट करना है. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. Good morning dear 7th class student. In today video let's start chapter 2 review exercise word problem. So let's start. First question, Rohit bought 2 1/4 meter of iron wire and 3 1/3 meter of copper wire. रोहित ने 2 1/4 मीटर आयरन की वायर परचेज की है और 3 1/3 मीटर कॉपर वायर परचेज की है. तो हाउ मच वायर डिड ही बाय ऑल टुगेदर. अब उसने टोटल वायर कितनी परचेज की, मीन्स कि इन दोनों का हमें क्या करना है टोटल, यानी कि आयरन वायर का और कॉपर वायर का दोनों का हम करेंगे टोटल. हाउ मच मोर कॉपर वायर देन आयरन वायर डिड ही बाय. अब उसने कॉपर वायर कितनी ज्यादा परचेज करी है आयरन वायर से, तो ये भी हमें फाइंड आउट करना है. ये हम क्या करेंगे कि कॉपर वायर में से हम आयरन वायर की लेंथ को माइनस करेंगे. तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं अब सॉल्यूशन को. नाउ फर्स्ट सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ आयरन वायर, लेंथ ऑफ आयरन वायर is equals to 2 1/4 meter and length of copper wire is equals to 3 1/3 meter.
अब फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हाउ मच वायर डिड ही बाय ऑल टुगेदर, मीन्स कि कितनी वायर है टोटल। तो हम फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। लेंथ ऑफ कॉपर तो क्या होगा, लेंथ ऑफ आयरन वायर प्लस कॉपर वायर, दोनों की लेंथ को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ स्पेस कम है, मैंने डब्ल्यू लिख दिया, इट मीन्स यहाँ पे वायर ही आपको पूरा राइट करना है। तो अब नोट करते हैं 2 1/4 मीटर प्लस 3 1/3 मीटर। अब देखो 4 2 8, 8 + 1 9, 9/4 मीटर प्लस 3 3 9, 9 + 1 10/3 मीटर। अब ये हमारे पास क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक को हम लाइक करने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 4 3 और 3 9 27 प्लस 3 को 12 से करेंगे तो 4 4 10 40, 40 और 27 को हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 67/12। अब देखो ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गया है, इम्प्रॉपर है, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिक्स्ड में करने के लिए देखो क्या करेंगे, 67/12 है, तो 67/12 है, तो इसको मैं क्या राइट कर सकती हूँ, 12 5 क्या होता है 60 होता है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 57/12। दिस इज अवर आंसर। अब इसी का हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है कि लेंथ ऑफ कॉपर वायर, सॉरी हाउ मच कॉपर वायर देन आयरन वायर डिड ही बाय। तो अब हमें कंपेयर करना, मींस कि लेंथ ऑफ कॉपर वायर में से लेंथ ऑफ कॉपर वायर सबट्रैक्ट करेंगे आयरन वायर को। ठीक है, क्योंकि उनमें हमें देखना है कि कितनी है, पूछा है ना हाउ मच। तो कॉपर वायर है हमारे पास 3 1/3 मीटर माइनस 2 1/4 मीटर है। तो अब हम इसका डिफरेंस करते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 3 9, 9 + 1 10/3 माइनस 9/4। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12। तो एलसीएम आ गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 40 माइनस 27। 40 में से आप 27 लेस कर दो तो क्या आ जाएगा 13/12 आ जाएगा। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर को कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा 12 1 12 और 1 हमारा रिमाइंडर। तो आंसर आ जाएगा 1/12 मीटर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। Simran cut her birthday cake into 18 equal parts. She, her friend and family member ate 13 pieces. What fraction of the cake was left? अब देखो सिमरन ने क्या किया, बर्थडे केक के 18 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है। उसने और उसकी फैमिली ने क्या है 13 पीसेस 8 कर लिए हैं। What fraction of cake was left? तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि जो रिमेनिंग केक है वो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है उसका। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ केक, जो कट किया है वो लिखेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ केक। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ केक, कितने पार्ट्स में कट किया उसने 18 पार्ट्स में। शी एंड हर फैमिली एट द नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस नंबर ऑफ पीसेस 8 बाय फैमिली मेंबर्स। कितना हो गया 13। तो फ्रैक्शन क्या आ गया इसका, फ्रैक्शन आ गया हमारे पास 13/18। ये तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया है कि 13/18, यानी कि 18 में से 13 पार्ट 8 कर लिए गए। अब रिमेनिंग जो पार्ट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो रिमेनिंग हम देखो, हम डायरेक्टली हम आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 5 पार्ट रह गए हमारे रिमेनिंग में। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ केक। अब देखो कंप्लीट मान लो केक है मेरे पास, इसको मैंने 18 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 18 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें से 13 पार्ट क्या हो गए हमारे, मान के चलो ये 13 पार्ट्स थे जिनको उन्होंने 8 कर लिया। अब ये जो रिमेनिंग है वो निकालना है। तो पूरा केक क्या कंसिडर करेंगे हम 1, पूरे केक को मैंने 1 कंसिडर कर लिया, उसमें से 13/18 पार्ट उसमें से 8 कर लिए गए हैं। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो जहां कुछ नहीं वहां 1, एलसीएम हो गया हमारे पास 18 माइनस का 13 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5/18।
तो इट मीन्स 5/18 पार्ट क्या है, लेफ्ट रह गया केक का। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ आप लोग के लिए सॉल्यूशन कि केक को 18 पार्ट्स में कट किया है। फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन्होंने 13 पार्ट 8 कर लिए, तो फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा 13/18 हमारा फ्रैक्शन हो गया है। जो रिमेनिंग पार्ट है केक का वो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे पूरा केक क्या है 1, उसमें से हम इस पार्ट को जो पार्ट 8 हो चुका उसको माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 5/18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, थर्ड। A man walk at a speed of 1/3 km per hour for 2 hours and then at a speed of 1/2 km per hour for a next 2 hours. Find the distance traveled by the man in 4 hours. अब देखो एक मैन है, वो स्पीड है उसकी ये और टाइम है 2 आवर्स। फिर उसके बाद उसकी स्पीड हो जाती है 1.5 किलोमीटर पर आवर और टाइम होता है 2। तो हमसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मैन इन 4 आवर्स। इन 4 आवर्स में देखो 2 + 2 कितना हो गया 4। इन 4 आवर्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हमें वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि दोनों से हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ये स्पीड है और ये टाइम है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ही क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और ये डिस्टेंस सेकंड हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। दोनों डिस्टेंस को हम ऐड कर लेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा 4 आवर में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो बेटा, स्पीड हमें गिवन है 1/3 किलोमीटर पर आवर, टाइम 2 आवर है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस फर्स्ट है तो 3 2 6, 6 + 1 7, 7/3 इज मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा 14/3 किलोमीटर। ठीक है, फर्स्ट डिस्टेंस आ गया। अब सेकंड में क्या दिया हुआ है, स्पीड हमें गिवन है, स्पीड है 1.5 किलोमीटर, टाइम 2 आवर, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 और +1 3, यानी कि 3/2 इज मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर। सॉरी, ये तो हमें स्पीड गिवन है, तो हमारी स्पीड है, तो स्पीड को हमने क्या राइट कर सकते हैं, 2 × 1 = 2 और 3/2 किलोमीटर पर आवर। और टाइम हमें क्या गिवन है 2 आवर, तो डिस्टेंस सेकंड यानी कि d2 कितना हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। अब देखो टाइम क्या है 2 आवर ये और 2 आवर ये, तो इस टाइम के दौरान कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो हम यहाँ पे करेंगे टोटल डिस्टेंस के लिए d1 प्लस में d2, यानी कि दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे 14/3 प्लस में 3, जहां कुछ नहीं वहां 1 कंसिडर कर लिया हमने। अब देखो इसको सोल्व कर देते हैं, 3 हमारा आ गया एलसीएम, तो हो जाएगा 14 प्लस में 3 3 = 9, तो ये आ जाएगा 14 में अगर आप 9 ऐड करते तो कितना हो जाएगा 23/3 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कवर हुआ है 4 आवर्स में। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं, मैं स्पीड और टाइम गिवन था, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो मैंने वही किया 14/3 किलोमीटर। सेकंड टाइम में उसकी स्पीड हो गई 1.5 किलोमीटर पर आवर, तो जिसको हमने 3/2 किलोमीटर पर आवर राइट किया और टाइम 2 आवर है, तो डिस्टेंस आ गया हमारे पास 3 किलोमीटर। अब दोनों डिस्टेंस को हमने क्या किया है, ऐड किया, क्योंकि 4 आवर में कितना डिस्टेंस किया, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड किया, जिसका आंसर आया 23/3 किलोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। A very delightful morning to all my dear student of class 7th. This is Vinita ma'am, your science teacher. Student, as you know that we are doing the revision work of our S7 syllabus, and to continue that I am going to discuss chapter 5th long question answer. So let's start it today. Student, as you know that we have already discussed long question first of this chapter in our previous video. I have already told you about that. Now we are going to discuss the differentiation between the strong and weak acid. Strong acids में और weak acids में differentiation देखिए student क्या होता है, it dissociates fully in water to produce the maximum number of H positive ions. इसमें देखिए strong acids में क्या होता है, जो ये जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट होकर के H पॉजिटिव के मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस को रिलीज करता है। वीक एसिड्स डू नॉट फुली डिसोसिएट, लेकिन जो वीक एसिड होते हैं वो पूरी तरीके से डिसोसिएट्स नहीं होते। इट कैन रिएक्ट विद बेस, ये बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। इट कांट रिएक्ट विद बेस, ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। इट कैन बर्न स्किन, ये हमारी स्किन को बर्न कर सकता है, बट इन कंपेरिजन टू स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड्स आर माइल्ड, ये माइल्ड होते हैं। तो एंड एज यू नो दैट इन कंपेरिजन टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स वीक एसिड्स माइल्ड होते हैं, तो ये क्या करते हैं, उतना हार्मफुल नहीं होते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल्स आपको मेंशन किए हुए हैं। HCl, H2SO4, HNO3 ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल हैं। वीक एसिड्स के एग्जांपल हैं एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड लेमन वगैरह में पाया जाता है, एसिटिक एसिड विनेगर वगैरह में पाया जाता है। सो स्टूडेंट, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको बताना है, यू हैव टू गिव द 2 मेन यूजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके सबके आपको 2 एग्जाम्पल्स मतलब मेन यूजेस बताने हैं। सल्फ्रिक एसिड में दैट इज H2SO4 बोलते हैं इसे। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है। ड्रग्स रेफर्स टू द मेडिसिन में यूज होता है। डाइज वगैरह हैं आपके, पेंट्स, एक्सप्लोसिव, जितने भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंस। एक्सप्लोसिव मतलब जो आपके जो क्रैकर्स होते हैं, ओके, उनमें यूज होता है। इट इज यूज इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिफाइन करने के लिए भी यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, इसको केमिकली HCl बोलते हैं। केमिकल फॉर्मूला है इसका। इट हेल्प्स इन द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। जो सॉल्ट हम खाते हैं उस कॉमन सॉल्ट के प्योरिफिकेशन में जब उसका एक्सट्रैक्शन होता है उसमें यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर क्लीनिंग सिंक एंड सैनिटरी वेयर्स। जो सिंक वगैरह होते हैं उनको क्लीन करने के लिए और सैनिटरी वेयर्स को क्लीन करने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड देखिए, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर है, उसको मैन्युफैक्चर करने में नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव लाइक TNT, गन कॉटन, डायनामाइट। TNT जो है आपका एक्सप्लोजिव, गन कॉटन, डायनामाइट, इन सबको बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स। इसमें आपको एसिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है एंड ऑल्सो मेंशन द यूजेस ऑफ एसिड्स इन एवरीडे लाइफ। और हमारे डेली रोजमर्रा की लाइफ में जो हम एसिड्स का यूज करते हैं उसके बारे में बताना है। फर्स्टली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स आर, ऑल एसिड्स हैव अ सॉवर टेस्ट। जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं उनका स्टूडेंट टेस्ट सॉवर होता है, खट्टा खट्टा लगता है अगर हम उनको टेस्ट करेंगे तो। दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन। और जब हम उनको वाटर में सॉल्युबल मीन सॉल्यूट करेंगे, घोलेंगे, तो वो एक क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। हीट इज प्रोड्यूस व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज मिक्स विद वाटर। जब कभी भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ऑलवेज हीट उसमें से प्रोड्यूस होती है, निकलती है। ऐसा नहीं है कि आपको आग लगती हुई दिखाई देगी, बट मतलब एक हीट एनर्जी रिलीज होती हुई है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। और जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में टर्न कर देते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म। और वो सॉल्यूशन फॉर्म में जब रहते हैं तो अगर जब उनको सॉल्यूट किया जाता है, मीन्स घोला जाता है, सॉल्यूशन फॉर्म में रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ एसिड्स। सल्फ्रिक एसिड्स आर यूज्ड इन कार बैटरी। जो हमारे सल्फ्रिक एसिड्स होते हैं हमारे कार वगैरह होते हैं उनमें, उनकी बैटरीज में यूज किया जाता है। सल्फ्रिक एसिड आर यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर्स। सल्फ्रिक एसिड्स जो है उनका यूज फर्टिलाइजर्स को बनाने में, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो आपके जैसे टॉयलेट्स वगैरह को क्लीन करने के लिए, सैनिटरी वेयर्स को क्लीन करने के लिए, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीथीन वगैरह की जो पॉलीमर्स चेन होती हैं उनमें पॉलीमर को बनाने में भी, लाइक आपके जो बैकलाइट वगैरह ये सब बनते हैं तो उनमें भी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज्ड इन क्लीनिंग सिंक्स एंड सैनिटरी। सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स भी जो है HCl जिसे हम बोलते हैं वो भी क्लीनिंग सिंक, सैनिटरी वेयर्स में यूज किया जाता है। एसिटिक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड जो है हमारा, उसको हम एज अ प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, पिकल्स में, जैम्स में। एसिटिक एसिड इज ऑल्सो यूज टू एनहांस द फ्लेवर ऑफ फूड। और अगर हमें अपने फूड का फ्लेवर बढ़ाना है तो सो वी कैन यूज द एसिटिक एसिड टू एनहांस द फ्लेवर ऑफ अवर फूड। नाउ स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द इंडाइजेशन। क्या होता है एंड इसको हम क्योर कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। इंडाइजेशन कैन बी कॉज्ड व्हेन आवर फूड डज नॉट गेट कम्प्लीटली डाइजेस्ट। जब हमारा फूड पूरी तरीके से हमारे स्टमक में जाकर के पचता नहीं है तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। हमें स्टमक एक हो सकता है, चेस्ट बर्न होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर इसका क्योर करना है तो वी कैन यूज द बेकिंग सोडा, कैन क्विकली न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड्स एंड रिलीव इंडाइजेशन। और अगर हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो हम बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। ये जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है स्टमक एसिड्स को और हमें इंडाइजेशन में हेल्प मिलती है। ओके, नेक्स्ट हमारा
क्वेश्चन नंबर 6, यू हैव टू एक्सप्लेन द वेरियस सॉल्ट्स, आपको वेरियस सॉल्ट्स के बारे में बताना है। सोडियम क्लोराइड जो है ये भी एक सॉल्ट होते हैं, देखिए, यूज फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रिजर्विंग फूड, फूड को बनाने के लिए मतलब यूज किया जाता है, और अगर हमें अपने फूड को बचा कर रखना है तो हम सोडियम क्लोराइड का यूज कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, ग्लास जो कांच वगैरह ग्लास इंडस्ट्रीज होती है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका अमोनियम क्लोराइड, ये जो है वो ड्राई सेल्स जो हमारे बैटरीज वगैरह होती हैं उनमें और सोल्डरिंग्स में यूज किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है आपका सोडियम नाइट्रेट, ये भी एक सॉल्ट होता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स को बनाने में भी सोडियम नाइट्रेट का यूज होता है। सो स्टूडेंट, दीज आर द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 5th. We have done it and I hope you will revise it for your essay 1 preparation. Take care student. Goodbye.